नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। हम बात करते हैं जहर मुक्त खेती की, रासायनिक खादों से मुक्त खेती की। बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना हमारे स्वास्थ्य का, हमारे विकास का और हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। तो बात करेंगे कि हम जहर मुक्त खेती कैसे कर सकते हैं। मैं पिछले वीडियो में बताता रहा हूँ कि आप देसी गाय के गोबर का, गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, उसका खाद बना सकते हैं, उससे आप अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। लेकिन इस विषय पर मैं पहले कई बार चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं बात करूंगा कि जो हमारे केचुए होते थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। इसकी भी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। केचुआ हमारी खेत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केचुआ हमारे मिट्टी की को उलट पुलट नहीं करता, मिट्टी में सिर्फ छेद नहीं बनाता। केचुआ और भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। इनके बारे में तो हम ज्यादा चर्चा नहीं करते। जब तक हमारे खेतों में केचुआ दिखाई देता था, हमें किसी खाद की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम जो बीज फेंक देते थे वही बीज अंकुरित हो जाता था और उसी से हमें भरपूर मात्रा में जो उपज प्राप्त होती थी। लेकिन हमने रासायनिक खादों के प्रयोग से, जहरीले रसायनों के प्रयोग से केचुए को तो पूरी तरह नष्ट ही कर दिया। और केंचुए के नष्ट होने से हमारी मिट्टी की पोषकता निरंतर घट रही है। इसलिए हमें रासायनिक खादों का प्रयोग भी निरंतर बढ़ाना पड़ रहा है। समस्या है, आप अनुभव करते होंगे कि आज आपके जो पिता थे 10-15 साल पहले मात्र 10-20 किलो के आसपास यूरिया डालते थे, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खाद्यान्न मिल जाता था। आज आपको पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा यूरिया, डीएपी, एमओपी प्रयोग करना पड़ रहा है। आज तो किसान एक एकड़ खेत में गेहूं लेने के लिए कभी कभी 4-4 कट्टे यूरिया का प्रयोग कर लेते हैं, 2-2 कट्टे डीएपी का प्रयोग कर लेते हैं, 2-2 कट्टे वो एमओपी का प्रयोग कर लेते हैं। फिर भी उन्हें उतना खाद्यान्न नहीं मिल पाता, उतना उत्पादन नहीं मिल पाता जितना कि 10-20 किलो यूरिया से मिल जाता था। इसका कारण यही है कि हमने उस मित्र को मार दिया जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता था। वो था केंचुआ, वो था माइक्रो सूक्ष्म जीवाणु। जीवाणु भी मिट्टी में नष्ट हो गए और केंचुआ भी नष्ट हो गया। तो केंचुआ जब मिट्टी को उथल पुथल करता है, पहले तो मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, मिट्टी को मुलायम करता है। मिट्टी जब मुलायम होती है तो जो पौधा, जो फसल हम लेते हैं, जो पौधा हम हमारी मिट्टी की ऊपरी परत में अंकुरित होता है, उसकी जड़ें थोड़ी नीचे गहराई जा पाती हैं, अन्यथा उसकी जड़ें ही ऊपर रह जाती हैं, मिट्टी कठोर बनती चली जाती है। जैसा कि आप अनुभव कर रहे हैं, तो जुताई में आपको ज्यादा हैवी ट्रैक्टर का प्रयोग करना पड़ रहा है। अब आप बैलों के माध्यम से खेत की जुताई नहीं कर सकते, क्योंकि बैल आपकी मिट्टी को चीर ही नहीं सकते। इतनी कठोर सीमेंट जैसी तो मिट्टी हो गई है। जब मिट्टी कठोर होती है तो सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। वैसे सिंचाई की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि जो बीजों का प्रयोग हम कर रहे हैं वो हाइब्रिड बीज है, वो वो अ, वो हाइब्रिड है। वो कई तरह के बीजों की जेनेटिक संरचना को मिला के बनाए हैं, इसलिए उपज का ज्यादा दावा भी वो कंपनियां करती हैं। पहले देसी बीजों से हमें एक एकड़ में 20-25 मन के आसपास गेहूं की फसल मिलती थी, लेकिन अब तो वो कहते हैं कि उनके बीजों के प्रयोग से हम 20-25 मन की जगह 200, 250, 300 मन तक, 400 मन तक, 500 मन तक गेहूं ले सकते हैं। तो उसके लालच में हम ज्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते थे, इससे मिट्टी और खराब होती है। ज्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो जो सूक्ष्म जीव बचे हैं, केंचुओं को तो हमने 10-15-20 साल पहले ही समाप्त कर दिया। इसलिए हमें फसलों में केंचुए दिखाई नहीं देते। आजकल तो नया प्रयोग हो गया है, केंचुआ खरीद के लाओ, खेतों में डाल दो, गोबर में उसे विकसित करो, कंपोस्ट बना के खेत। लेकिन उससे क्या है, वो केंचुआ तो तापमान के प्रति बेहद संवेदनशील है। जरा सा तापमान में उथल पुथल मचती है, पानी की जरा सा कमी ज्यादा होती है तो वो निष्क्रिय पड़ जाता है। वो जो हम जिस केंचुए की मदद से वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, वो 30-32 टेम्परेचर निष्क्रिय हो जाता है। ऊंचा तापमान चला जाए तो मर जाता है। हमें तो वो केंचुआ चाहिए जो 50 डिग्री में भी सक्रिय रहता था। वो हमारी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो तो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब तक वो केंचुआ था तब मिट्टी की पोषकता अपने शीर्ष पर थी। हर तरह के पोषकता को केंचुआ हमारी मिट्टी को उपलब्ध कराता था। केंचुए का आहार ही मिट्टी है, खेत की मिट्टी। उसमें 10-20% के आसपास ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक पदार्थ हैं जो फसल के अवशेष में रहते हैं, जड़ों के रूप में रहते हैं,
खरपतवार के रूप में रहते हैं और जिससे हम जुताई के साथ मिट्टी मिला देते हैं, वो बाद में डिकम्पोज हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं मिट्टी के साथ। केचुआ उनका सेवन करता है और जब मिट्टी का या और कार्बनिक पदार्थ का केचुआ सेवन करता है और मल रूप के रूप में उसे बाहर निकालता है, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की जो मात्रा वो तो बढ़ती ही बढ़ती है। उसमें एक और महत्वपूर्ण गुण आ जाता है। वो महत्वपूर्ण गुण है कि जब हमारा केंचुआ 7, 8, 10 सेंटीमीटर नीचे जाके वहाँ की मिट्टी का सेवन करता है, क्योंकि मिट्टी खाते खाते वो नीचे तक जाता है, उससे जिंदा भी रहता है, तो वहाँ नीचे जो सूक्ष्म पोषक तत्व दूसरे हैं, चाहे उसमें कैल्शियम है, सल्फर है, जिंक है, आयरन है, ये हैं, उनको भी ऊपरी परत में लाके छोड़ देता है और वो हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो केंचुआ ये भी मदद करता था, लेकिन अब तो हमने केंचुए को समाप्त ही कर दिया। एक चीज और भी है, केंचुआ जब मिट्टी का सेवन करता है, कार्बनिक पदार्थों का सेवन करता है, तो उसके पेट में केंचुए के जो आहार तंत्र है उसमें कई तरह के एंजाइम भी रहते हैं और बहुत तरह के माइक्रो सूक्ष्म जीवाणु भी रहते हैं। तो वो कार्बनिक पदार्थ को ऑर्गेनिक कार्बन में बदल देते हैं। ये ऑर्गेनिक कार्बन हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब ऑर्गेनिक कार्बन की स्तर अच्छा रहता है मिट्टी में, तो हमें ज्यादा रासायनिक खादों का या पोषक तत्वों की हमारी फसलों को जरूरत नहीं पड़ती। कम पोषक तत्व में वो अच्छी ग्रोथ देते हैं, अच्छी उत्पादकता देते हैं। लेकिन अब हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन भी नहीं बचा, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन को कौन डेवलप करेगा? केंचुआ डेवलप करेगा, सुक्र माइक्रोब्स करेंगे, हमने दोनों को समाप्त कर दिया। तो इनको पुनः स्थापित करना बहुत जरूरी है। केंचुआ यदि आपने वापस कर लिया, केंचुआ सिर्फ किसान का मित्र ही नहीं है, केंचुआ बहुत सारे जो चिड़िया होती हैं, जो हमें हमारी फसलों को कई तरह कीटों से मुक्त रखती हैं, उनका आहार भी है, ये प्रोटीन का स्रोत भी। आजकल तो मनुष्य भी केंचुआ खाने लगे। क्या हास्यद चीज है, मनुष्य तो कुछ छोड़ना ही नहीं चाहता है। मनुष्य तो सांप, कुत्ता, गीदड़, पता नहीं क्या क्या खाने लग गया है। पहले कुछ पशुओं को अपना शिकार बनाता था, कुछ पशुओं को का भक्षण करता था। आज तो मनुष्य हद से पे आ गया। चाइना में जैसे देश में तो चमगादड़ों को नहीं छोड़ते, सांप को नहीं छोड़ते, पता नहीं किसके जीव खा जाते हैं। तो केंचुआ भी आज मनुष्य का भोजन बनने लगा। केंचुआ के शरीर से भी प्रोटीन युक्त आहार वो तैयार करने लगे हैं। पर ये केंचुआ हम किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, मिट्टी में होल करता है, मिट्टी में छिद्र करता है, उसके माध्यम से तो कई तरह के पोषक तो मिट्टी की निचली परत में पहुंचते ही पहुंचते नीचे की परत में जो पोषक होते हैं उनको वो ऊपर ला के लेके आता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ बढ़ती है। दूसरा, उन छेदों से जो ऑक्सीजन है वो नीचे तक पहुंचती है, कुछ गहराई तक जाती है, तो मिट्टी में जो सूक्ष्म माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, उन्हें विकसित होने में मदद मिलती है। और इन सूक्ष्म जीवाणु का आहार तो कार्बनिक पदार्थ हैं, विशेषकर ऑर्गेनिक कार्बन है। तो इस ऑर्गेनिक कार्बन की उत्पत्ति में भी केंचुआ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो केंचुआ हमने गायब कर दिया। केंचुए को पुनर्स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है और हमें बाहर से केंचुए की आवश्यकता नहीं कि हमने बाहर से 200-250 रुपए किलो के जो केंचुआ मिलते हैं। वो तो ऑस्ट्रेलियन केंचुआ है, वो लाल रंग का केंचुआ है, वो ताप के प्रति बेहद संवेदनशील है। जरा सा तापमान में बदलाव आता है वो निष्क्रिय बन जाता है, मर जाता है। आपने देखा होगा जो वर्मी कंपोस्ट अपने खेतों में बनाते हैं, बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं, बहुत सारे किसान मित्र ऐसे हैं जो वर्मी कंपोस्ट बेचते भी हैं, निर्मित भी करते हैं, और इसके लिए वो 50 किलो के आसपास ऐसे केंचुए खरीद के लाते हैं और गोबर की परत में उसको डाल देते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ या कुछ पत्ते वगैरह उसके ऊपर छिड़क देते, पानी का मॉइस्चर निर्मित करते रहते। और उन्होंने देखा होगा कि जरा सा तापमान बढ़ जाए या जरा सा तापमान गिर जाए तो वो केंचुए ऊपरी परत से गायब हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और यदि तापमान ज्यादा बढ़ जाए तो मर भी जाते हैं। तो ऐसे केंचुए जो थोड़े से वातावरण में तापमान में उथल पुथल मचते निष्क्रिय बन जाते हैं, या जिनकी हद 2, 4, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है, वो हमारे खेतों में क्या मदद करेंगे? वो तो व्यापार का तरीका है कि बहुतों ने केंचुआ बेचना शुरू कर दिया, वर्मी कंपोस्ट निर्मित करना शुरू कर दिया। लेकिन हमें तो वो केंचुआ लेके आने हैं जो हमारी मिट्टी में रहते थे। केंचुए की कई किस्में, कई प्रजातियां हैं। आपने आपने जंगलों में देखा होगा, जंगलों में तो 1-1 मीटर लंबे केंचुए भी हैं जो जमीन के 1-1, 2-2 मीटर नीचे तक जाते हैं, 2-3-3 मीटर तक नीचे जाते हैं। वो
जंगलों के लिए महत्वपूर्ण है, वो उन वृक्षों के लिए महत्वपूर्ण है जो फसल देते हैं, जो लंबी दीर्घायु भोगते हैं, जैसे कि आम का है, गूलर का है, पीपल का है, शीशम का है, जामुन का है। ऐसे जो जो दीर्घ अवधि के पेड़ हैं उनके वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बिना भी हमारी खेती अपने उपजाऊपन खोती है। इसके विषय में कल विस्तार से बताऊंगा। और ऐसे वृक्षों को मेड़ों पर लगाने का भी हमारे यहाँ प्रचलन रहा है। मेड़ों पर वृक्ष लगाने की महत्वता रही है। इसके विषय में भी हमने सोचना छोड़ दिया। यदि सोचेंगे आपको भी समझ आएगा क्यों आपके पूर्वज, क्यों आपके माँ, जो दादा थे, पिता थे, बुजुर्ग थे, क्यों अपने खेतों पर ऐसे वृक्षों को ला के रखते थे। वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी चर्चा मैं कल करूंगा कि ये वृक्ष न केवल तापमान को स्थिर रखते थे, वर्षा को आकर्षित करने में मदद करते थे, बहुत तरह के रोगों से अपने आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान करते थे, बहुत तरह के जीवाणु को विकसित होने में मदद करते थे। और ये जो वृक्ष हम मेड़ों पे लगाते रहे, ये मिट्टी में कई पोषक तत्वों की आपूर्ति भी करते थे। इस विषय में विस्तार से मैं कल बताऊंगा। आज मैं बता रहा हूँ कि मिट्टी के अंदर केंचुए का क्या महत्व है। यदि मिट्टी में केंचुआ नहीं रहा तो मिट्टी अपनी पोषकता खोती चली जाएगी, मिट्टी की पोषकता घटेगी तो जो आप फसलों का उत्पादन लेते हैं उसमें गिरावट आएगी। गिरावट ही नहीं आएगी, आप जो भी फसल अपने खेत में लेंगे, जैसा कि हम देख भी रहे हैं, जो भी फसल हम खेतों में लेंगे, चाहे वो गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, मटर है, सेम है, चना है, हम जो भी फसल अपने खेतों से लेंगे उसमें पोषकता घटेगी, क्योंकि मिट्टी के अंदर ही पोषकता नहीं बची। क्योंकि ऊपर के 3-4 लेयर में हम यूरिया डाल के, डीएपी का प्रयोग करके, एमओ प्रयोग करके कुछ बहुत थोड़ी बहुत तो फसल ले लेते हैं। उस फसल को ज्यादा मात्रा में पोषकता की जरूरत पड़ती है तो उनकी जड़ें भी उथली रहती हैं, तो ऊपर की मिट्टी में जो पोषकता है, पोषक तत्व हैं, उन्हीं से अपना गुजारा कर लेते हैं। इसलिए बार बार उनका पोषक तत्वों ग्रहण करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की गिरावट आ गई। ऐसे अध्ययन हुए। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है कि हमारे देश के 80% जिले ऐसे, 90% जिले ऐसे हैं यहाँ जिंक बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, हमारे लिए भी है और वनस्पतियों के लिए, हमारी फसलों के लिए भी है। यदि मिट्टी में जिंक की कमी है तो उत्पादकता 35 से 40% गिर जाती है, बीजों का आकार घट जाता है, बीजों में कई तरह की जो उपपाचक क्रियाएं होती हैं वो बाधित हो जाती हैं, उनमें रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो एक अकेले जिंक की कमी से करीब करीब फसलों की 300 क्रियाएं प्रभावित होती हैं। तो और ऐसी जिंक की 70-80% जिलों में 40% से कम की गिरावट आई है। यदि मिट्टी में ही जिंक की 40-45% की गिरावट आई है और उसी मिट्टी में हम खाद्यान्न का उत्पादन ले रहे हैं, उसी में से गेहूं, चावल, दाल, मटर, चना आदि का उत्पादन लेते हैं, उसी का हम सेवन नहीं कर रहे हैं, उसी में हम साग सब्जियां ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में जिंक की आपूर्ति कहाँ से होगी। जो हम आजकल देखते हैं ना कि डायबिटीज की संभावना बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, थायराइड की समस्या बढ़ रही है, दूसरी बीमारियां बढ़, इसका कारण यही है कि मिट्टी में पोषक तत्वों के अभाव। मैंने तो जिंक की बात की, हर मिट्टी पोषक तत्वों का अभाव हो रहा है, कैल्शियम की कमी आ रही है। कैल्शियम तो हमारे चारों तरफ भरपूर मात्रा में, लेकिन मिट्टी के अंदर अब सक्रिय कैल्शियम घट रहा है, सल्फर घट रहा है। सल्फर घटने से हम जो सरसों की फसल लेते हैं, मूंगफली की फसल लेते हैं, जो तिलहन लेते हैं, तिलहन में तिल की कमी हो रही है। इसीलिए ऐसे ऐसे पदार्थों से तेल निकाल के प्रयोग करना पड़ रहा है। कभी आपने सोचा था कि जो राइस ब्राउन होता है, जो जो चावल का छिलका होता है, उसके तेल का प्रयोग आप खाने में करेंगे। आजकल तो जो मिनरल ऑयल का प्रयोग हो रहा है, मिनरल ऑयल तो पेट्रोलियम पदार्थ है, उसका हम सेवन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। मिट्टी का तेल उसी से निकलता है, पेट्रोल डीजल उसी से आता है, उसी में एक तेल होता है मिनरल ऑयल, उसका प्रयोग भी भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। और हमारे देश ने कभी, अब यदि 40-50 साल पहले का इतिहास देखोगे तो हमारे देश ने कभी तेल को आयात नहीं किया। अब तो हम 50% तेल विदेश से आयात कर रहे हैं, तब हम खा के जिंदा है। उसमें ज्यादातर तेल मिनरल ऑयल है, पाम ऑयल है, सोयाबीन का तेल आ रहा है। सोयाबीन वैसे हम पैदा भी कर रहे हैं कभी, लेकिन 30-40 साल पहले के किसान, हमारे पूर्वज थे, सोयाबीन पैदा नहीं करते थे। आजकल सनफ्लावर भी कर रहे हैं, कुसुम का उत्पादन भी करते हैं, लेकिन ये कभी हमारे खाद्यान्न का अंग नहीं रहे। हमारे
हमारे लिए खाद्यान्न का अंग तो वही सरसों रही, वही मूंगफली रही, नारियल रहा, तिल रहा, और इनसे काफी मात्रा में हमारी आपूर्ति हो जाती थी, और बचा कुचा जो गाय का घी होता था उससे हो जाता था। लेकिन अब तो हमारे दिमाग में बढ़ा दिया है, गाय के दूध का प्रयोग करेंगे, मलाई का प्रयोग करेंगे, घी का प्रयोग करेंगे तो हमें हृदय संबंधी रोग हो जाएगा। लेकिन आज उच्च वर्ग में 80 से 90% लोग घी का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, रिफाइंड का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन फिर क्यों इतनी तेजी से हृदय संबंधी रोग विकसित हो रहे हैं? क्यों हमारे देश में हर साल 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को अनायास हृदय संबंधी विषमताओं का सामना करना पड़ता है? 1 करोड़ के आसपास तो घातक हृदय घात का सामना करना पड़ता है। आप अंदाजा लगा सकते हो, हृदय घात, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है, यदि वो जो हमला करता है तो एक तिहाई लोगों को तो 24 घंटे के अंदर अंदर से पृथ्वी से वापस भेज देता है, मृत्यु का शिकार बना देता है। और जो बच जाते हैं वो जीवन भर दवाओं का, डॉक्टरों के दया पर जीवित रहते हैं। और जो एक तिहाई लोग उसमें से जो बच जाते हैं वो जीवन भर कई तरह की विषमताओं का सामना करना पड़ते हैं। आपने खुद देखा होगा। इसका कारण यही है कि हमारी मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो गई है, और इन पोषक तत्वों की आपूर्ति करने में केंचुआ बहुत मदद करता है। केंचुए को हम यदि विकसित कर लें, केंचुए को हम अपनी मिट्टी में पुनः स्थापित कर लें तो बहुत सारी समस्याओं से निपटारा मिल सकता है। मैं भी इसमें प्रयास लगाऊंगा। मैंने गोबर भस्म संपूर्ण एक मेरा पदार्थ है, इसमें पहले भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। ये गोबर भस्म संपूर्ण का एक मैंने तैयार किया, देसी गाय के गोबर से है, गौमूत्र से है। जो गाय के गोबर हम कंडे बनाते थे, उस कंडे से राख निर्मित होती थी, उसके प्रयोग से कुछ इसमें थोड़ी जड़ी बूटियां हैं, इसके प्रयोग से एक पाउडर बना है। बहुत मामूली सा मेरा प्रयास तो है कि इसके प्रयोग से मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन विकसित कर दिए जाए, मिट्टी की पोषकता बढ़ा दी जाए। और मेरा ये प्रयास ये है कि इससे उत्पादनता में किसी तरह गिरावट ना आए, मिट्टी आपकी सामान्य स्तर पे आ जाए, मिट्टी आपकी मुलायम भुरभुरी बन जाए, उसकी जो नमी है वो सामान्य स्तर पे आ जाए, सिंचाई की जरूरत कम पड़े और उसकी पोषकता बढ़ जाए। इसमें कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं का मिश्रण भी है, अब इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि प्रयोग करते हैं, ट्रायल करते हैं, तो एक आध पैकेट मेरे यहाँ से फ्री ले सकते हैं। आप प्रयोग करके देखिए। आप प्रयोग चाहे आप गेहूं में करके देखिए, आप चावल में प्रयोग करके देखिए, मक्की में प्रयोग करके, आप बाजरे में प्रयोग करके, ज्वार में प्रयोग करके, आप किसी भी आप साग सब्जियों में करके देख लीजिए। भाई साग सब्जियों की फसल तो 1 महीने में आ जाती है। कई फसल साग सब्जियां तो ऐसी हैं 20-25 दिन में ही रिजल्ट देना शुरू करते हैं। आप इसका प्रयोग करके देख लीजिए। आप यदि आप और मैं तो ये नहीं कहता कि मेरे से खरीदो, आप बनाना सीखो, खुद निर्मित करो, खुद प्रयोग करो, मिट्टी को सामान्य स्तर पे लेकर आओ। आपको जहरीली खेती से मुक्ति पानी है, अपने को स्वस्थ रखना है, समाज को स्वस्थ रखना है। बस मेरा यही आपसे एक आशा रखता हूँ कि आप इसी में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका देंगे। तो आप जब तक अपने खेतों में केंचुए को पुनर्स्थापित नहीं करोगे, तब तक आप अपने खेत को जहर मुक्त नहीं कर सकते। और जहर मुक्त नहीं होंगे तो ना समाज स्वस्थ रहेगा, ना आप स्वस्थ रहेंगे। आप जीवन भर कमाते रहो, मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो, और अंततः किसी पारिवारिक सदस्य पे या अपने उपचार पे किसी हॉस्पिटल में जमा करा दो, डॉक्टर को दे दो। यही हो रहा है। मैं खुद डॉक्टर रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसे मेरे जीवन में घटनाक्रम आए कि मैंने अनायास उससे दूरी बना ली। मैं ये नहीं कि भूल गया, मैं करता नहीं। अभी मुझसे मित्र फोन करके कहीं आके पूछते हैं, उपचार कराते, तो मैं करता हूँ। लेकिन मैं फिर भी उनको सलाह देता हूँ कि जब तक आप अपने खान पीन में बदलाव नहीं करेंगे और मिट्टी जब तक स्वस्थ नहीं होगी, तब तक आप पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी तरह मिट्टी जहरीली बनती रहेगी तो हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में रोगों की दर बढ़ती रहेगी। आज मनुष्य के शरीर में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ऐसे जटिल रोगों वाले रोग अपेक्षित हो गए। पहले आज से 30-35 साल पहले, 80 के दशक में, मैं शुरुआत में मेडिकल में मेरा एडमिशन हुआ था, तो 85-86 में पहला मैंने डायबिटिक मरीज देखा था। उसके इलाज में भी हमने 1.5 साल से 2 साल से इंतजार कर लिया था। उसको जख्म हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था, कई तरह की दवाएं दी गई, तब इतनी एंटीबायोटिक और ये दवाएं नहीं होती थी। अब तो बहुत सारी एंटीबायोटिक आ गई। तो हमारे जो
एचओडी साहब थे, वो उन्होंने शुरू उसका इलाज किया था, एम्पिसिलिन का इंजेक्शन आता था, जेंटामाइसिन का आता था, एमोक्सी का आता, यही आते थे उस समय। तो कई निरंतर कई महीने उस मरीज को दिए, लेकिन उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा था। तो हमारे एचओडी साहब को जो हमें पढ़ाते थे, फिर उन्होंने उसका डायबिटीज का चेक कराया, क्योंकि तब उस समय मूत्र से डायबिटीज चेक होती थी। अब तो घर बैठे बच्चे डायबिटीज चेक कर लेते, उस समय तो डायबिटीज को, शुगर को चेक जांचना भी बहुत मुश्किल होता था। डॉक्टर भी 3 अप्रेंटिस रखते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 30-35 साल पहले एक एक श्रेष्ठ डॉक्टर भी 3 अप्रेंटिस रखता था। एक बीपी का सेट जो मरकरी वाला होता था, एक थर्मोमीटर, कोई मरीज आए थर्मोमीटर उसको मुंह में घुसेड़ देते थे, एक ही थर्मोमीटर चलता रहता था, उसी पानी में डला होता, उसी को निकालो दूसरे में घुसेड़ो, तब कोई संक्रमण भी नहीं होता था। इंजेक्शन की बात तो बाद में है कि इंजेक्शन एक से दूसरे को लगा दें, थर्मामीटर भी महीनों तक एक ही चलता रहता था, पानी से निकला डाल दिया, फिर ये चलता था, लेकिन कोई संक्रमण नहीं होता। आजकल संक्रमण तो पकड़ने से ही हो जाता है, दिखने से हो जाता है। तो तब हमारे एचओटी साहब को 1.5 साल लग गया एक मरीज का, और उसका जख्म जो है, एक पंजाब में लोहड़ी का एक उत्सव मनता है, आपने सुना होगा, उसमें आग के चारों तरफ परिक्रमा करनी पड़ती है, वहीं कहीं उनका पैर किसी आग के शोले पड़ गया, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, छाला पड़ गया, छाला में दर्द वर्द ज्यादा नहीं रहता था, उसको भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे पकता चला गया, यहाँ तक कि वो इतना बड़ा हो गया कि अंततः उनका वो पैर का हिस्सा काटना पड़ा। तब पता, तब मेरा परिचय भी डायबिटीज से हुआ। तो हम उन्हें इंसुलिन भी देते थे, बहुत कुछ देते थे, देते रहे। तो आज तो डायबिटिक बहुत कॉमन हो गई है। उसका कारण यही है, कारण हम बताते हैं कि शरीर में इंसुलिन का, अब तो ऐसे रिसर्च हुए, सिंड्रोम एक्स वगैरह कई ऐसी चीजें विस्तार से कहीं बताऊंगा कि अब इंसुलिन कम नहीं है, फिर भी डायबिटिक आ रही है, शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में इंसुलिन पैदा हो रही है, फिर भी उसमें डायबिटीज सिम्टम है। तो मिट्टी में पोषकता की कमी, जब तक मिट्टी में पोषकता अपने समान स्तर पर नहीं आएगी, तब तक ना तो हम खाद्यान्न का भरपूर मात्रा में उत्पादन ले पाएंगे, ना तब तक हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो मैंने एक प्रयास आपको बताया कि अपनी मिट्टी को स्वस्थ करने का, कि अपने खेतों में केंचुए को पुनर्स्थापित करने का, ये पहला प्रयास है। दूसरा तीसरा बहुत सारे प्रयास हैं, हम भी इसमें प्रयास जो है, क्योंकि थोड़ी सी एजुकेशनली थोड़ा सा जान लिया है, आज भी मैं जानने का प्रयास करता हूँ, और अब उसको प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। उस प्रैक्टिकल को आप करिए, अपने अनुभव बताइए, और अब आगे फिर से जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद मित्रों।